चलिए आज फोटोशॉप से शुरू करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो फोटोशॉप है किस टाइप का सॉफ्टवेयर, कौन सी चीज़ से क्या करते हैं, कौन से पैनलिंग, पहले ही सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे ताकि फिर हम लोग आगे वर्किंग में जाएंगे सीधा सीधा, है ना। और ज़्यादा कुछ उसमें मतलब हैवी भी नहीं है, सॉफ्टवेयर काफ़ी लाइट है, बहुत आसानी से वर्क करेगा। और किस तरीके से मल्टीपल आउटपुट्स के लिए अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आगे। मैं आपको इसी क्लास में एक प्रैक्टिस दूंगा, उस प्रैक्टिस को आप कीजिएगा, उसका एक वर्क आपको मुझे देना होगा। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले तक का आपके पास टाइम रहेगा, उस प्रैक्टिस वर्क को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ऐसे ही सारी चीज़ चलती रहेगी, यानी हर क्लास के बाद आपके पास पूरा एक दिन का कंप्लीट टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आपको ये कवर अप करना होगा। ठीक है, प्लस डाउट्स के लिए मेरे पास व्हाट्सअप से मैं कनेक्टेड हूँ, आप अपना नंबर से मेरे को कनेक्ट कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। और क्लासेस के बाद आखिरी में आप मुझे अपनी जीमेल आईडी दे दीजिएगा ताकि मैं आपको ऑनलाइन इसको अपलोड करके सेंड कर सकूँ। और प्लस एक और चीज़ मुझे याद दिलाइएगा कभी, क्योंकि क्लासेस के दौरान क्या होता है, हम लोग इतने इंडल्ज होते हैं कि हम भूल जाते हैं। आपका सेशन ब्रेक रहता है, उसमें आपको साइन करना होता है अटेंडेंस वाइज कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने कवर अप किया है। इससे मॉनिटर करने में आसानी जाएगी हम लोगों को कि हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और कहाँ तक हमें और जाना है, तो हम समय को मेंटेन कर पाएंगे उस दौरान। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस रहेंगी, धीरे धीरे हम लोग को आदत लग जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, सो शुरू करें फोटोशॉप। ओके, जस्ट आपके साथ एक और पर्सन है, उनका भी बैच बना था, पता नहीं वो आए क्यों नहीं, मैं थोड़ा सा उनको चेक कर लेता हूँ। प्रोबेबली हो सकता है कि उनको ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए कहा गया हो, तो हम इनको एक बार, मेरा पोर्टल जो है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ओके, सो ऑनलाइन का ये लिंक है, आप जिस ग्रुप में अभी जुड़े होंगे, हमारे यहाँ के जो भी ग्रुप में आप जुड़े होंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। इसमें ITK करके आखिरी में लिखा रहता है, तो ये वो मेरा लिंक रहता है। तो ये जनरली इसलिए बता रहा हूँ कि कल कहीं हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी दिन लेट हो रहे हों या नहीं आ पा रहे हों उस दिन, तो बेहतर, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा और मेरे पास टाइम है बैठने का घर पे या कहीं पे भी आप बिज़ी हैं या फ्री हैं, बस आ नहीं पा रहे हैं, तो उस समय पे फिर आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल पे जा सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है, तो आप कभी भी वो कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप के साथ। ऑलराइट, सो फोटोशॉप जो हम लोग वर्क यूज़ करेंगे वो 2019 से लेकर 2022 तक के पूरे सॉफ्टवेयर्स बीच में जितने भी हैं यूज़ करेंगे। हो सकता है किसी वर्क फ्लो में हम 2019 यूज़ करें, किसी में 22। अंतर वैसे भी किसी में नहीं है, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक अभी जितने भी वर्जन आए हैं, इनमें CC क्रिएटिव क्लाउड करके एक नया वर्जन टैग जुड़ गया है। इससे पहले CS टैग चलता था, और उससे पहले आपका नंबर 1.0, 2.0 ऐसे करके 7.0 ऐसे करके फोटोशॉप के अदर वर्जन्स आते रहे। 2019 फोटोशॉप, 2010 फोटोशॉप, 11 ऐसे करके आते रहे। फिर वो CS वर्जन पे चला गया, CS एक्सटेंडेड वर्जन ऐसे आया, फिर CC आया। तो अब CC वर्जन जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इसके अंदर केवल एक ही पैनल बस ऐड हुआ है, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ पैनल बोलते हैं। अलग से एक पैनल बस ऐड हुआ है, बाकी पूरा फोटोशॉप कलर के मामले में बस काला हुआ है, अदरवाइज़ ये पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक एक ही जैसा है, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं हुए। और जितने भी अंतर हैं इसके टूल्स को, बस जो एफिशिएंट टूल्स थे, मान लीजिए अगर 10 की एफिशिएंसी ला रहे थे तो अभी ये 20 की ला रहे हैं, मतलब उन्हीं में पैचेस किए गए हैं, कोई नया टूल या नई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई हैं।
जो प्रीवियसली थी वैसी ही चल रही हैं। 2000 हालांकि कहना चाहिए 2017 से लेकर 22 तक तो सेम ही है कंप्लीट। शुरुआत में जब हम फोटोशॉप शुरू करते हैं तो हमको एक वेलकम स्क्रीन मिलती है, इसको हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। जनरली इसमें ये जब शुरू होता है फोटोशॉप तो ये तो पूरा एम्प्टी रहता है, इसमें खाली रहता है और कुछ नया नहीं रहता। ये तो रिसेंटली हमने कुछ वर्क किए हुए हैं तो वो यहाँ दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ कुछ नहीं रहेगा। शुरुआत करने के लिए 3 तरीके हैं। आप अगर शुरू करना चाहें तो फाइल में जाके न्यू एक ऑप्शन होता है, क्रिएट न्यू बटन होता है, और या फिर कंट्रोल N होता है, राइट। तो कंट्रोल N में अब ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट विज़र्ड आ गया है। तो डॉक्यूमेंट विज़र्ड में जनरली हमें वही चीज़ मिलती है जो कि जिस पे आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो इन फोटोशॉप के केस में हम लोग जिस चीज़ पे ड्रॉ किया जाता है या ग्राफिक बनाया जाता है हम उसको कैनवस बोलते हैं। तो फोटोशॉप की लैंग्वेज में वो कैनवस होता है। और कैनवस में 3 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है हमको। एक है हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। ये 3 चीज़ें सबसे मेजर शुरुआत करते समय फोटोशॉप के साथ हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा कितने साइज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं। डायमेंशन यहीं से आएंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये कुछ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हो जाते हैं, यानी आप कुछ एक पर्टिकुलर किसी खास चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इनकी सेटिंग्स करते हैं। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कौन सा मोड किस चीज़ के लिए होता है। नाउ तो यहाँ पे ऊपर में हमको कुछ टैब्स मिलते हैं और नीचे में उसी से रिलेटेड, उन टैब्स से रिलेटेड साइज मिलते हैं। रिसेंट में जिन साइजेस में हमने काम किया है वो साइजेस हमको मिलते हैं। सेव्ड यानी हमने कोई अगर टेम्पलेट बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे नज़र आएगा। फोटोज़ इज़ बेसिकली फॉर फोटो साइज़, जो फ़ोटोज़ जो नॉर्मली कैमरा फ़ोटो साइज़ आती हैं उन साइज़ेस पे अगर काम करना हो तो उसके लिए आता है। प्रिंट जनरली प्रिंटिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्या बोलते साइजेस हैं जो कि प्रिंटिंग में नॉर्मली वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही यूरोपियन सॉफ्टवेयर है तो इसमें कई ऐसे स्टैंडर्ड साइज़ हैं जो कि हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते। इनमें से टैबलॉइड और लीगल ये नॉर्मल साइजेस हैं जो कि हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते। लेटर जो है वो लेटर हेड का साइज़ होता है। एक लेटर हेड एक पेपर होता है जो आपने देखा होगा। जनरली कंपनीज अपने बिलिंग से, आप बोलना चाहिए डॉक्टर्स जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो लेटर हेड्स में अपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। तो ये उनका लेटर हेड साइज़ है, हमारे यहाँ का लेटर हेड साइज़ नहीं है। ये एवरेज जो साइजेस होते हैं वो इससे थोड़े से छोटे होते हैं लेटर हेड के जो हमारे पास आते हैं। तो हम लोग A4 साइज़ में ही बना के दे देते हैं या A3 साइज़ को पोर्ट्रेट में बना के दे देते हैं। हालांकि A3 साइज़ बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। लीगल जो होता है ये उनके यहाँ का लीगल पेपर जो उनके यहाँ चलता है वो साइज़ होता है। टैबलॉइड जो है वो उनके न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का साइज़ को टैबलॉइड बोलते हैं। तो आप अगर कभी हमारे यहाँ का जो न्यूज़पेपर होता है उसको देखेंगे तो उसमें न्यूज़पेपर में ऊपर में नव भारत लिखा रहेगा और नीचे पे ढेर सारा कंटेंट लिखा होगा और साइड में एडवर्टाइजमेंट्स होंगे। लेकिन जब आप अमेरिकन या वेस्टर्न न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पे आपको बड़ा एरिया सबसे पहले सामने एक सनसनीखेज जो खबर होती है उनके यहाँ उसका होता है। तो वो सनसनीखेज को टैबलॉइड बोलते हैं। तो उस पूरे पेज का जो साइज़ होता है वो साइज़ यहाँ पे आपको मिलता है 11 बाय 17 इंच का, राइट। अब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मूवीज़ लाइन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, कॉमिक बुक लाइन के लिए या टी शर्ट के प्रिंट्स बनाने के लिए। इनके लिए आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लगेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर साइज़ भी मिलेगा आपको, 2000 बाय 2000, 1000 बाय 1000 के साइज़ मिलेंगे, पोस्टर साइज़ मिलेंगे, पोस्ट कार्ड, जो कि आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जनरली ये प्रिंट्स में बिकते हैं। जो हम लोग डिजिटल पेंटिंग वगैरह करते हैं हम उसको ऑनलाइन प्रिंट्स में सेल आउट कर सकते हैं, तो वो भी आर्ट इसमें आ जाता है। तो इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग और बड़े प्रिंट्स क्रिएट करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। वेब जो है ये जनरली इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पे कई टाइप के ब्राउज़र होते हैं, जैसे अभी हम ये एक ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं मोज़िला ब्राउज़र। ऐसे ही क्रोम भी हमारे पास अभी मार्केट में चल रहा है, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये ब्राउज़र चल रहे हैं सब के सब।
ऐसे ही जब आप एप्पल में जाते हैं, यानी एप्पल के कंप्यूटर्स ओपन करते हैं, तो वहाँ पे सफारी ब्राउज़र होता है। तो इन ब्राउज़र्स पे काम करने के लिए या इनके लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे वेबसाइट का बैनर हो गया, वेबसाइट का लीडर बोर्ड हो गया, उसका स्काई रैपर हो गया, यानी ये वो ग्राफिक्स होते हैं जो कि एक वेबसाइट को एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए या उसको सुंदर दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन ग्राफिक्स को आपको इन साइजेस में लेके बनाना होता है, वरना आपको ब्राउज़र का साइज़ पता नहीं होगा तो हो सकता है आपका ग्राफिक जो है वो उससे बड़ा साइज़ का तैयार हो जाए। जनरली हम लोग जैसे YouTube ओपन करते हैं तो ये जो साइज़ आपको दिख रहा है ये थंबनेल्स हैं, YouTube थंबनेल साइज़ है। तो YouTube के थंबनेल्स जो है, अगर हमें इसका साइज़ पता नहीं होगा, ये 1280 बाय 720 के साइजेस में बनाए जाते हैं। तो उसके बाद इसको छोटा किया जाता है, करीब 4 गुना छोटा करना पड़ता है 1280 बाय 720 के बाद से, ताकि वो छोटा सा जब लिस्ट में आप ओपन करें तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में दिखाई दें, थंबनेल साइज़ में। तो इनको क्रिएट करने के लिए आपको इस पूरे ब्राउज़र का साइज़ पता होना चाहिए, तब उससे 2 गुना कम करना है या 4 गुना कम करना है आप उससे डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर आप डायरेक्ट चैनल पे जाते हैं किसी उसके, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये जो दिख रहा है आपको पीछे वाला हिस्सा, ये भी कलरफुल होता है, इस पर भी आप इमेज डाल सकते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है इसको बैनर बोलते हैं, बिलबोर्ड बैनर बोलते हैं। तो ये जो बैनर है, अभी इसमें हमारा जो चैनल है उसमें हमने ज़्यादा कुछ ऑप्ट नहीं किया है, इसके कारण से वो चैनल में आपको दिखेगा नहीं। लेकिन किसी और चैनल को अगर आप ओपन करेंगे, जैसे ये देखिए फाउंड्री, राइट, तो इसके नाम के जस्ट ऊपर में ही एक बैनर लगा हुआ है इस कंपनी का। तो ये बैनर्स जो है इनको बनाने के लिए हमको वेब साइजेस पे वर्क करना होगा, वेब पेजेस वगैरह में। तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ करेंगे इन साइजेस को। मोबाइल वॉलपेपर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए जब हमें UI UX बनाने होंगे तब हमको इन साइजेस का यूज़ करना होगा। यहाँ पे डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ बने हुए हैं, यानी अगर आईफोन के लिए काम करना है तो आप आईफोन के साइज़ ले लीजिए, लिखा भी है। अगर आप एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के साइजेस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सारे डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के जो फ़ोन्स हैं, टच फ़ोन्स हैं, उनके हिसाब से और टैबलेट फ़ोन्स के हिसाब से भी साइजेस मिल जाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये केवल वही चीज़ तय करता है, इसके अलावा और कोई चीज़ तय नहीं करेगा। ये केवल विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे आखिरी में देखें तो यहाँ पे लेगेसी आपको दिख रहा होगा। फोटोशॉप में कहीं पर भी अगर लेगेसी टर्म पढ़ते हैं आप, कहीं पे भी हो सकता है किसी टूल में या किसी ब्रश में लिखा हो लेगेसी ब्रश या टूल ब्रश, लेगेसी टूल होगा या कोई भी टूल जिसमें लेगेसी लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये वाला आपका रहेगा फोटोशॉप से पुराने जो वर्जन रहेंगे उनका रहेगा, यानी ये पुरानी सेटिंग्स है और नई सेटिंग्स के आगे कुछ नहीं लिखा होगा। तो जहाँ पे भी लेगेसी पढ़ें इसका मतलब समझिए कि अगर कोई पुराने समय का हमें काम अभी करना है तो लेगेसी काम हम लोग करेंगे। इसके बाद फिल्म एंड वीडियोज़ है। तो फिल्म एंड वीडियोज़ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली जब आप फोटोशॉप का यूज़ मूवी लाइन में करते हैं तो वीडियोज़ के पीछे में जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है उसका साइज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इन साइजेस को लेके इनको डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है 2 गुना 3 गुना भाग में, ताकि आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट का एरिया बनाने को मिले। तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे जब हम लोग मैट पेंटिंग्स करेंगे। इसमें सारे डिवाइसेस के साइजेस हैं और डिवाइसेस के साइज़ कैसे समझने हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से इसको समझते हैं। तो ये टैब्स ऊपर में आपके काम के अकॉर्डिंग सेट होते जाते हैं, जैसा आपको शुरुआत में वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। हमारा ज़्यादातर समय प्रिंट में बीतेगा, उसके बाद हम मोबाइल फिल्म्स में भी जाएंगे, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में भी जाएंगे। ओके, तो शुरुआती हम जो रहेगा वो प्रिंट्स में ही जाएंगे और हमारे यहाँ का जो सबसे कॉमन साइज़ है वो A4 साइज़ है। तो प्रिंट में क्लिक करके A4 में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ राइट में देखिए जो सेटिंग्स मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ये अपडेट होता जाता है। अब हम बात करते हैं ये है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे बने बनाए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, बट हो सकता है कि आपका कुछ नई चीज़ों के लिए कुछ कस्टम फॉर्मेट आपको बनाने पड़े। कस्टम फॉर्मेट आप यहाँ से बनाएंगे।
कंप्लीट प्रीसेट्स के लिए। तो आज की क्लास के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं फोटोशॉप क्लास 01 करके नाम दे देते हैं। विड्थ हाइट ये तो हमें पता ही है कि विड्थ कितना रखना है और हाइट कितनी रखनी है अपने पेज की जिसमें हमें काम करना है। यहाँ पे आपको मिलीमीटर मिलता है, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। इनमें से इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स तो हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं, तो हमें ये यूनिट तो पता है कि ये कैसे काम करते हैं। पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या होते हैं आप ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि पिक्सल्स क्या होते हैं। जनरली एक डिजिटल इमेज जो है वो पिक्सल से बनी होती है, ढेर सारे पिक्सल से। और पिक्सल जो होता है विदाउट एस, पिक्सल जो होता है वो सबसे छोटा भाग होता है एक इमेज का, ठीक है। अब पिक्सल को ऐसा समझिए कि वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कलर जाता है, और ये बना तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक देखा जाए तो छोटी छोटी एलईडी लाइट से मिलके बना होता है एक पिक्सल। तो इसके अंदर में क्या होता है, जितने ज़्यादा कलर जाएंगे आपके वर्क में उतना कलर रेंज बढ़ता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 8 बिट यूज़ करते हैं, शुरुआत में जब हम वर्क करते हैं तो 8 बिट में यूज़ करते हैं, यानी एक पिक्सल के अंदर एक कलर जा सकता है। जब इसको 16 बिट कर देते हैं तो एक पिक्सल के अंदर 2 कलर जा सकते हैं, 4 कलर जा सकते हैं। 32 बिट होता है तो ये 8 हो जाता है, और ऐसे ही 48 बिट भी होता है, 48 बिट में ये 16 हो जाएगा। यानी एक छोटे से पिक्सल के अंदर 16 डिफरेंट कलर डाले जा सकते हैं और एक साथ उनका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी या क्लैरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है इमेज की। तो इसलिए पिक्सल्स में जब हमें काम करना होता है, ये हम लोग जब डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम करेंगे तो हमें डिसाइड करना होगा कि कितने साइज़ बाय कितने साइज़ में ही ये बनाएंगे। तो इसलिए पिक्सल्स का ये छोटा सा हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। पॉइंट्स एंड पिकास ये यूनिट यूरोपियन यूनिट है जो हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होते हैं। इनको हम लेज़र प्रिंटिंग लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारे यहाँ लेज़र प्रिंट होते हैं, ग्लासेस के अंदर पे लेज़र जब प्रिंट करता है तो उसके लिए हमको ये ज़रूरत पड़ती है। सो पॉइंट्स जो होता है वो 72 पॉइंट का 1 इंच होता है, और पिकास जो है वो इसका जस्ट उल्टा मतलब डबल छोटा होता है। तो ये हेयर लाइन जितना जो पतला यूनिट होता है उस पे काम करने के लिए रहता है। तो 72 पॉइंट्स का 1 इंच रहेगा, ये मतलब 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है एक पॉइंट। ओके, तो ये तब काम आएंगे जब हम लोग और सूक्ष्म या वेक्टर में जब काम करेंगे, तब डेफिनेटली हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। और या तो लेज़र प्रिंटिंग में डायरेक्टली इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जब कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको इसी फॉर्मेट में ड्रॉ करना होता है। ओरिएंटेशन, जब कैनवास कैसा रखना है, सीधा रखना है, लिटा के रखना है, वो हमारे पास रहेगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसको फ़िलहाल मैं अभी इंचेस कर देता हूँ ताकि हमें ईजिली समझ में आए। 8.268 बाई 11 ये डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ है। आर्टबोर्ड जो है ये हमारा अभी का यूज़ किया जाने वाली चीज़ है, मतलब बेसिकली बोलना चाहिए कि CC वर्जन से पहले आर्टबोर्ड नहीं होते थे फ़ोटोशॉप में। आर्टबोर्ड होता क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं कि फ़ोटोशॉप को ऐसा माना जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरीके का जो सामने आयल रखा हुआ है आपके, यानी कि कैनवस रखा हुआ है, तो फ़ोटोशॉप को ऐसे ही मानते थे कि एक कैनवस में एक टाइम पे ड्रॉ किया जा सकता है, तो उसी में काम करना होता था। लेकिन आर्टबोर्ड सिस्टम ज्वाइन होने के बाद अब आप एक बार में एक फाइल के अंदर मल्टीपल कैनवसेस पे काम कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल पेजेस पे वर्क करा जा सकता है। तो वो तब जब हम मल्टीपल पेजेस ऐड करेंगे तब इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। प्लस कैनवस का साइज़ जो होता है वो तुरंत बदल नहीं सकते, तो आर्टबोर्ड जो है ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसी समय पे साइज़ को डिफ़र करके मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलता है और पिक्सल पर सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन का अर्थ होता है ये बेसिकली 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आएंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी की बात करता है कि आपके वर्क में क्लैरिटी या डिटेल्स क्लियर कब कितने नज़र आएंगी, वो चीज़ रहेगा। और इसका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 72 150 बाय 72 150 और 300।
इसके बाद आप इसको 600 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजीज हैं ही नहीं जो कि 600 800 की क्लैरिटी रेजोल्यूशन दिखा सकें। 300 में ही सबसे, उसमें केवल फाइल साइज बढ़ेगा बस, लेकिन असर कुछ खासा नज़र नहीं आएगा। तो 300 ही टॉप माना जाता है, इससे ऊपर 600 800 1000 जितना कर दीजिए, लेकिन वो फाइल साइज बस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्ले हैं अभी ये 300 400 से ऊपर का 1 इंच में उससे बड़ा पिक्सल दिखाने लायक नहीं हुए। तो जो और बढ़ के आएंगे आगे आने वाले एडवांस समय पे, डेफिनेटली उस समय पे हम 1 इंच में 4000 रेजोल्यूशन, 8000 10000 रेजोल्यूशन दिखा पाएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग 300 पे ही स्टिक कर रहे हैं, नॉर्मल जो चल रहा है हमारे यहाँ। ये यूनिट वैसे ही काम करेगा, जितना छोटा कर दीजिए उतना ज़्यादा महीन हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, आपको ओवरऑल 5 मोड्स मिलते हैं जिसमें वर्क करने के लिए। RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर बोलते हैं इसको, CMYK सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। अब ये होते क्या हैं, लैब कलर्स होते हैं, ग्रे स्केल बिटमैप होते हैं। ये जो 5 डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं, इनको यूज़ क्या करते हैं और किस लिए किया जाता है। देखिए RGB जो होता है ये रेड ग्रीन ब्लू डिजिटल वर्ल्ड का प्राइमरी कलर होता है, राइट। यानी ये जो जितना भी इंटरनेट है, डिजिटल वर्ल्ड है, फ़ोन है, ये सब इसी को सबसे शुरुआती कलर मान के चलते हैं, इसी में से सारे कलर्स निकलते हैं, ये ऐसा मान के चलते हैं। तो RGB को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो वाइट कलर बनता है, एक साथ एक अमाउंट पे इक्वली जोड़ देंगे तो वाइट कलर बनता है, उसी से सब चीज़ निकलते हैं। यही तर्ज हमारे रियल वर्ल्ड में सूरज पे काम आती है। तो जो हमारा सूरज होता है उसके अंदर भी वाइट कलर होता है और उसी से सारे कलर्स बन के निकलते हैं। अब यहाँ क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में RGB जो कलर्स होते हैं ये एक्चुअली बनते किससे, वो LED लाइट से, छोटी छोटी LED लाइट। तो वो लाइट इन्वॉल्व हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं रोशनी इन्वॉल्व हो रही है। तो रोशनी इन्वॉल्व होती है तो वो कलर्स वाइट मिलाते हैं, किसी भी एक कलर में वाइट कलर मिलाते जाते हैं और उससे उसके शेड निकालते हैं। तो ये एडिटिव कलर थ्योरी कहलाती है। एडिटिव कलर थ्योरी में ये होता है कि आप लाइट मिलाते जा रहे हैं कलर में ताकि आपके पास कलर स्पेक्ट्रम ज़्यादा आए। अब कलर्स स्पेक्ट्रम ज़्यादा आने का अर्थ ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स पे काम करने की क्षमता आ जाती है। अभी ओवरऑल RGB कलर 8 बिट के अंदर पे 16,70,000 कलर देता है फोटोशॉप में। 16 बिट पे चले जाएंगे तो 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000 हो जाएगा। 32 बिट में चले जाएंगे तो 16,70,000 बाय मल्टीप्लाई बाय 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000। दैट मीन्स कि ये आपका करीब जाएगा 256 ट्रिलियन कलर्स जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद एक और मोड होता है 48 बिट का, जो कि फोटोशॉप जो है अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से तैयार नहीं है 48 बिट के लिए, लेकिन यहाँ पे फाइल ओपन होती है 48 बिट की। हम लोग उसमें आगे अपने एडवांस उसमें जाएंगे तो देखेंगे उनको। तो 48 बिट वाले फाइल में क्या होता है, वो सीधा 62 बिलियन चला जाता है कलर। तो कलर रेंज बहुत बड़ी है। तो लेकिन ये इसमें एक लिमिटेशन है, ये मोड तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम करना हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम लाइट वाइट कलर अगर किसी कलर में मिलाते हैं तो वो कलर अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, उसमें ज़्यादा स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो हम इसको तभी यूज़ करेंगे जब डिजिटल वर्ल्ड के लिए जाएंगे। CMYK जो होता है ये प्रिंटिंग के लिए होता है, इनको पिगमेंट कलर्स बोलते हैं, यानी आपका जो इंक के अंदर प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है वो कलर्स होते हैं ये CMYK। और कलर निकालने का जो तरीका होता है, यानी इसमें डिफरेंट शेड्स निकालने का तरीका होता है, ब्लैक मिलाते जाते हैं, इसलिए इसको सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक बोलते हैं। लैब कलर्स जो होंगे ये लाइटनेस A चैनल B चैनल कहलाते हैं, यानी कि L जो होता है ये ब्लैक और वाइट वैल्यू कंट्रोल करेगा और A और B कलर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें इमेज स्टोर होती है 5 कलर्स में, ब्लैक और वाइट और RGB, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट जो है किसी भी इमेज की लाइट्स एंड शेडोज को कंट्रोल करेगा और RGB जो है वो कंट्रोल करेगा किस चीज़ को,
टोन्स एंड टिंट्स को और कलर्स को। ठीक है, तो लैब कलर जो होगा ये मल्टीपल चैनल्स के साथ काम करने के लिए आएगा। तो लाइटनेस का मतलब होता है ये ब्लैक और वाइट कंट्रोल करेगा, ए चैनल में आरजीबी का सायन कंट्रोल होगा, बी चैनल में मैजेंटास कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जब हम लोग आगे डेप्थ में जाएंगे तो हम इसको सीख पाएंगे। ग्रे स्केल जो है ये कलर्स ओमिट कर देता है, केवल आप ब्लैक और वाइट के 256 यानी 256 शेड्स के साथ काम कर रहे होंगे। और बिट मैप जो है ये गेमिंग लाइंस के लिए यूज़ करते हैं और 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल हमारे काम में नहीं आएगा, तो हम इसको RGB 8 बिट कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, यानी आप अपने कैनवस का पेज का कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन बस हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग में जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं एडवांस ऑप्शंस में? कलर प्रोफाइलिंग और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पे आपको कुछ डिवाइसेस के नाम नज़र आएंगे, जैसे एडोब हो गया, एप्पल RGB हो गया, RE हो गया, फूजी फिल्म्स हो गया, सोनी हो गया, कोडैक हो गया, इस तरीके के डिवाइस नज़र आएंगे। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं LUT। ये LUTs होती हैं, यानी कि हमारा फोटोशॉप के अंदर कलर प्रोफाइल जो टर्म यूज़ होता है वो LUT के लिए होता है। LUT क्या होता है? जनरली कोई भी डिवाइस से जब आप फ़ोटो खींचते हैं या किसी भी डिवाइस से कोई इमेज रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। तो मेरे फ़ोन पे कई बार कुछ इमेजेस जो होंगी वो बहुत ब्राइट नज़र आएंगी, लेकिन मैं उसको अपने मॉनिटर पे ओपन करूँगा तो वो डल हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मेरे फ़ोन पे एक ब्राइट कलर का LUT लगा हो, यानी वाइट कलर का एक एक्सपोजर का LUT लगा हो, जो कि इधर पे नहीं लगा होगा। तो मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे को अगर इसी फ़ोन का यहाँ पे कलर देखना है तब मुझे इस फ़ोन की LUT यहाँ से लगानी होगी। तो जैसे ये एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड कौन सा वाला सपोर्ट करता है? तो अभी रैक 7.709 गामा 2.4 वाला ये सपोर्ट चल रहा है। अभी जितने भी नॉर्मल फ़ोन्स हैं वो ये वाले कलर प्रोफाइल पे काम करते हैं। ये जो है ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए है, जो हमारा इंटरनेट से इमेज लेके आते हैं, जनरली वो इसी में फॉर्मेट में रहती है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ ये रखते हैं। ठीक है, इसमें और भी टर्म है। यहाँ पे आपको गामुट नज़र आता है। गामुट टर्म का मतलब होता है कलर्स, कि उसी डिवाइस का कलर आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो कलर प्रोफाइलिंग में आगे और डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्वायर पिक्सल्स मिलता है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। ये बहुत रेयर आप यूज़ करते हैं। इसका टर्म ये होता है कि जब यूरोप वाली फाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं भारत में तो आपको पाल यूज़ करना होगा। पाल यूरोपियन फॉर्मेट होता है 1 पिक्सल के साइज़ का। ये पिक्सल का साइज़ बताता है, 1 पिक्सल जो है उसका कितना साइज़ पे रखना है। तो पाल में जो होता है हमारे पिक्सल साइज़ से थोड़ा बड़ा साइज़ होता है उनका, तो 1.09 इनका साइज़ होगा। और NTSC जो होगा वो एशियन साइज़ है, तो इसमें 0.91 रहेगा। तो अगर हम इंडिया में ही काम कर रहे हैं तो NTSC में काम करेंगे, यूरोपियन फाइल्स में काम कर रहे हैं तो पाल में काम करेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई स्पेशल कैमरा से वर्क कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे DVC Pro भी है, एनामॉर्फिक भी है, इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। अब आते हैं वर्किंग। हमारा ये कैनवस आ गया है सामने में। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस एंड ऑल्ट दबा के हमारा माउस व्हील हम ऊपर नीचे करेंगे। ये बेसिकली आपका जूम इन जूम आउट के लिए होगा। स्पेस बार दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये पैनिंग हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस पैनिंग का रहेगा। और R दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कैनवस रोटेट होगा। शिफ्ट दबा के इसके साथ ये चीज़ करेंगे तो ये स्नैप होगा। ठीक है, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। V शॉर्टकट है आपका मूव टूल के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स हैं। हम इन पैनल्स को जनरली एक बार में समझते हैं, बट फिर भी मैं आपको इस पैनल को थोड़ा डिले में समझाऊंगा। यानी हम लोग कल परसों अपने इस पैनल को और समझेंगे। आज फ़िलहाल मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ जिस पे आप मुझे एक असाइनमेंट ज़रूर दीजिएगा। फ़ोटोशॉप में जब आप वर्क करने जाते हैं तो लेफ़्ट साइड का ये जो पैनल है, शुरुआत करते समय
3 पैनल्स हमेशा ध्यान में रखें। ये टूल पैनल है, यहीं से ग्राफिक बनेगा। ये हिस्सा जो है ये आपका ऑप्शन बार कहलाएगा और यहाँ पे इसकी सेटिंग मिलेगी। और ये राइट में लेयर पैनल है, यहीं से हम ग्राफिक्स को लेयर वाइज अरेंज करेंगे। ये 3 चीज़ें बस शुरुआत में ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वी शॉर्टकट होता है मूव टूल के लिए, ये ग्राफिक को मूव कराने के लिए होता है। तो अभी कोई ग्राफिक बना नहीं है तो उसको बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करेंगे। नई लेयर लेने के लिए हमेशा बैकग्राउंड लेयर को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि फोटोशॉप में एक लेयर आखिर में खाली छूटती है। तो आप चाहे तो इसी को यूज़ कर सकते हैं या एक नई बना के उसके ऊपर में वर्क कर सकते हैं। तो हमेशा इसको खाली छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ ये होता है कि कई बार आप इसको शिफ्ट करना चाहें पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो आगे अगर दिक्कत होती है उससे बेहतर है प्रिकॉशन लें और पहले ही खाली छोड़ दें इसको। नई लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट है, यहाँ से भी बनेगा। मेन्यू बार में लेयर न्यू लेयर से भी बन जाएगा और यहाँ पे छोटा सा ग्राफिक भी दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो भी बन जाएगा। ये नई लेयर हो गई। और नई लेयर पे ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये थंबनेल होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, हम इसको भी यूज़ करते हैं। अभी की फ़िलहाल के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। मैंने लेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ हिस्सा ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले, ये टूल बार भी डिवाइड होता है कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, तो हम लोग उसके डिवीजन को ज़रूर समझेंगे, बट फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एम शॉर्टकट है, एम फॉर मंकी, और इसको सेलेक्ट करके हम क्लिक और ड्रैग करते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वो स्मार्ट गाइड में मुझे दिखा भी रहा है कि विड्थ और हाइट कितने साइज़ की है इंच के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हम डायमेंशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो आज जो है वो वर्क होगा वो मोनोक्रोमेटिक कलर थ्योरी पे होगा। मोनोक्रोमेटिक कलर थ्योरी का मेन पर्पस क्या होता है कि इसका एक रूल होता है, कलर एक ही चूज़ किया जा सकता है और शेड्स डाल के आपको पूरा डिज़ाइन आर्टवर्क क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, कलर लेने के लिए ये छोटा सा हिस्सा होता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कलर पिकर मिलेगा। इसको यूज़ करने का तरीका आगे हम लोग डेफिनेटली अपनी क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के वर्क के लिए आपके पास पूरी चॉइस है, आप कोई भी एक कलर पुट कर सकते हैं, लेकिन कैच ये है कि आपको एक ही कलर यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए लेट्स जस्ट से ग्रीन ऑफ ग्रीन ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, कलर जितना भी आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर फिल हो जाएगा। और इसको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करेंगे, और या फिर यहाँ पे ये सिलेक्शन करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए तो भी चला जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और नई लेयर इसके ऊपर बनानी होगी। तो इसके ऊपर में नई लेयर बनाने के लिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन, लेयर 2 ओके करेंगे तो देखिए लेयर उसके ऊपर आ गई। ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा हमारे ताश के पत्तों की तरह, यानी कि जो डेक कार्ड जो है वो नीचे रहेगा वो ग्राफिक में पीछे रहेगा, और जो ऊपर रहेगा वो ग्राफिक में सामने रहेगा। हर डिज़ाइन के लिए नहीं, लेकिन इस वर्क के लिए लेना है, पर जनरली अलग अलग लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग एक बार में एक पेज में सारी डिज़ाइंस कर देते हैं और मान लीजिए कोई हिस्से को बदलाव करना है पर वो हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो फिर आप उसको आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अलग अलग लेयर लेने पे क्या होगा, एक के ऊपर एक मल्टीपल हिस्से आ जाएंगे। कभी भी कोई भी हिस्सा अलग करना हुआ तो उस लेयर को डिलीट कर दीजिए, इजी पड़ेगा। इसलिए अलग अलग लेयर्स लेके वर्क करना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा रेदर देन एक ही कैनवास पे सब ड्रॉ करना, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नई लेयर ले ली। अब इसके ऊपर में हम यहाँ पे लेसो टूल है, ये सिलेक्शन शेप सिलेक्शन होते हैं, यानी एक बार में कोई शेप बना लिया, इस तरीके के शेप्स बनाने के लिए होता है। ये वाला होता है फ्री हैंड सिलेक्शन, राइट। तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं। टूल्स के अंदर में जहाँ पे भी एरो दिखेगा वहाँ पे मल्टीपल सेपरेट टूल्स आएंगे, और शिफ्ट के साथ आप उस टूल का शॉर्टकट दबाएंगे तो उसके अंदर के सारे टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेसो टूल का शॉर्टकट है एल, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा।
अब इसके अंदर के और टूल्स मुझे चाहिए तो शिफ्ट के साथ एल दबाते जाऊंगा तो मुझे मल्टीपल सिलेक्शंस दिखते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ न्यू पे रख रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ और अब मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये कलर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हम यूज़ कर रहे हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद हम कुछ सेपरेट स्कीम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कवर अप कर दिया हमने। अब कलर पे आ जाते हैं। अब मोनोक्रोम में आप इसको छेड़ नहीं सकते, आप कलर नहीं चेंज कर सकते, आपको केवल वाइट ऐड करना है या ब्लैक ऐड करना है। तो वाइट और ब्लैक ऐड करने के लिए कलर यहाँ पे ब्राइटनेस ऑप्शन होता है। अभी 67 है तो मैं 10-10 का गैप लूँगा, यानी कि 67 है तो इससे लाइट हिस्सा बनाना है मुझे अगर, तो मैं 77 यूज़ करूँगा। तो मैं इसको 77 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। तो अब मेरे पास 2 शेड्स आ गए उससे डिवीजन पे। अब इसके ऊपर में मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है तो मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्शन टूल हैं इनके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमेशा रहती हैं। तो ये न्यू सिलेक्शन होता है, यानी हर बार अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो पुराना गायब हो जाएगा और नया ड्रॉ होगा। जब इसको मैं सेकंड पे कर देता हूँ ऐड सिलेक्शन पे, तो ये ऐड होता जाता है। राइट, मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। थर्ड वाला अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सबट्रैक्ट कर देता है, उतना हिस्सा गायब कर देगा। राइट, और चौथा वाला जो होगा वो ओवरलैप पकड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको इतना सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो वो बाकी सब डिलीट कर देगा और केवल उतना सेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं और इनको हम शिफ्ट एंड ऑल्ट से कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी न्यू सिलेक्शन पे हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ड्रॉ करनी है, तो या तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या शिफ्ट दबा दूंगा तो प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन आ गया, दैट मीन्स कि मैं अब इस पे एक्स्ट्रा डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है आपके, क्या बोलते हैं, माउस के साथ आपको अपना वर्क जो है वो आपको हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, प्लस आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छा होता है। तो आप कोई भी चीज़ अगर इसमें ड्रॉ कर रहे हैं तो माउस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा और इम्प्रूव होता है जनरली। तो एक प्रैक्टिस जब ग्राफिक्स में शुरुआत करते हैं तो ये एक प्रैक्टिस हमेशा डेली करनी चाहिए, ये हम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम एक नई लेयर और बनाएंगे उसके ऊपर, और 77 हम गए थे, अब 87 चले जाएंगे। ठीक है, और 87 जाएंगे, इसको ओके कर देते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस दबा देंगे तो हमारे पास एक सामने में ये आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से एक और नई लेयर बनाएंगे। अब मुझे कुछ हिस्से इसमें से काटने हैं, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से। यहाँ से माइनस दबाने के बजाय ऑल्ट दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली उधर पहुँच जाएगा। ऑल्ट दबा के रखूँगा तो अब मैं उतने हिस्से को चॉप कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे जैसे पत्ती नुमा कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं उसको चॉप कर दूंगा।
राइट। अब हम 87 पे थे, तो अब मैं 10 बढ़ाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 97 पे। तो मैं 97 नहीं जा सकता। रीज़न ये होता है कि इस लाइन पे आप जो 90 से लेकर 100 की लाइन होती है उस पे कलर चूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उसमें इतना ज़्यादा वाइट होता है कि आपका जो कलर्स है, स्कीम जो है वो ख़राब हो सकती है। हम लोग जनरली इसको मानते हैं कि आप समझिए एक सूरज के पास खड़े जितना एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या है, इसको 90 हार्डली 92 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ पे 92 यूज़ करते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो हमारे पास एक और डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इस सिमिलर लेयर पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ सैम्पल हमें इसको ऐड करना होगा। शेड्स एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अब फिर से एक और नई लेयर लेंगे। अब इससे और सामने वाला हिस्सा बनाने के लिए हमारे पास कलर्स नहीं है। 92 हमारा आखिरी कलर था। तो होता ही है जनरली जब आप कोई ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिस डिज़ाइन में डेप्थ होती है, रेंज होती है, तो आपको कैमरा के सबसे पास वाला जो हिस्सा होगा और कैमरा से जो सबसे दूर वाला हिस्सा होगा, उन दोनों में डार्क कलर डालने होते हैं। ठीक है, तो ये डार्क कलर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। कभी भी कोई हिस्सा आपको काटना हो तो ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे जब कोई हिस्सा आपको ऐड करना हो तो। कोई भी हिस्सा शिफ्ट दबाएंगे और ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबाएंगे तो इंटरसेक्शन चालू हो जाएगा। यानी किसी एक हिस्से को बस पकड़ना हो तो उसके लिए। ठीक है, अब इधर पे क्या करेंगे, हम 92 पे आ गए हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो हम सिंपली जिस कलर से हमने शुरू किया था उस कलर पे जाएंगे और 10 माइनस कर देंगे तो 57 हो जाएगा माइनस। और ये लास्ट लेयर जो आगे की सबसे आखिरी लेयर होती है वो क्रिएट होती है। ऐसे में आपके वर्क में डेप्थ क्रिएट हो जाती है एक हिस्से तक। ठीक है, अब इसके पीछे जाने के लिए हमारे पास और रेंज है, तो हम लोग आ जाएंगे लेयर 1 पे जहां से शुरू किया था। अब इसके ऊपर में एक और लेयर बनाएंगे और अब इस डिज़ाइन के पीछे की चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली ऑल्ट दबाएंगे और इतने हिस्से को ठीक है। अब कलर जो होगा वो आप 57 से एक 10 माइनस जाइए, 47 कर दीजिए।
तो आपको एक सेंस और डेप्थ मिल जाएगा आर्ट वर्क में। फिर उसके नीचे जाइए, फिर एक और नई लेयर लगानी है हमको। अब इसके लिए 47 पे माइनस पे हैं, तो अब हम और कम कर लेंगे इसको 37। और बैक चले गए हम डिज़ाइंस के साथ, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप माउस से ही ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली कुछ हिस्से जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के लिए माउस जो है उसका वायर प्रॉब्लम करता है। कंट्रोल जेड से अंडू रहेगा। हम लोग जितनी भी गलतियां हम करते हैं डिज़ाइंस में, वो सारी हम उसी से फिक्स करेंगे। अब 37 से एक और नीचे 27, तो आप एक और डेप्थ क्रिएट कर लेंगे। और 27 से नीचे जाएंगे तो 17 एक हमको मिलेगा। तो 17 में हम ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एरिया घेर लेंगे इधर पे। इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें वैसे भी नज़र नहीं आने वाली हैं। और डेप्थ का एरिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी गायब कर देते हैं, ताकि पीछे का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा ढका हुआ नज़र आए। यहाँ से आप फाइल को ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं कि वेदर यू लाइक इट, और आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर नहीं जम रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, राइट।
तो 17 हमारा लिमिट हो गया है कि हम इसके पीछे अगर एक और क्रिएट करना है तो फिर हम सिंपली यहाँ से एक सिंपल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी सारी डिटेल्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आए हमको डेप्थ के लिए। ओके, अब आपके पास सारे शेड्स आ गए हैं जो आपने दूर और पास के बनाने थे, वो सारे शेड्स बन गए। अब इसमें एक चीज़ बस आप और करेंगे, वो है लाइट्स एंड शेडोज़ ऐड करने के लिए आप ब्लैक और वाइट के वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी, यानी 10 से लेकर 0 तक और 90 से लेकर 100 तक, ये जो वैल्यूज़ है 10 से 0 तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, राइट। तो सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमको यूज़ करनी होगी मोनोक्रोमेटिक में आखिरी में। तो सबसे ऊपर में एक नई लेयर बना लीजिए, यहाँ पे लेयर नंबर 10, और हाइलाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ करूँगा। अब हाइलाइट्स कैसे ड्रॉ होगी, तो ये आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि लाइट कहाँ से आ रही है आर्टवर्क में। तो अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि लाइट जो है वो इस ओर से इधर आ रही है, तो हाइलाइट्स हर एक ऑब्जेक्ट के राइट साइड में बनेंगी और शेडोज़ जो होंगी वो हर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में बनेंगी। ओके, और आपको सबसे हाई वैल्यू यानी 92 की वैल्यू हमने उस समय ली थी, तो 92 से बढ़कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा रहा हूँ 95 तक प्रोबेबली, और थोड़ा सा वाइट की ओर ले जा रहा हूँ इसको। ताकि हाइलाइट्स ऐड कर सकें या कुछ और ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर सकें यहाँ पे। इसमें और थोड़ा सा सैचुरेशन हम ऐड कर देते हैं, 95 तक ले जाएंगे इसको और करेंगे। अब वो कलर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ के आएगी। अब इसके बाद आप शेडोज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये चॉइस पे है, एटलीस्ट आप अपनी मर्ज़ी से इस पे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे शेडोज़ भी चाहिए या डेप्थ भी चाहिए। बाकी ये डिज़ाइंस विदाउट उसके भी काम करता है और शेडोज़ के साथ भी काम करता है, तो आपके ऊपर है कि आप अगर चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट साइड पे जहाँ पे आपने हाईलाइट बनाई है उनके अपोजिट साइड्स पे आपको बस ये ड्रॉ करना होगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट की शेडो फिर इसी तरफ में आएगी।
शेडोज़ के लिए जो सबसे डार्क वैल्यू थी हमारी 17, उसी को यूज़ कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, तो शेडो डेप्थ क्रिएट करने के लिए, राइट। अब इन सब को एक साथ मर्ज करने के लिए आप सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल से एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर वाले को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सबको एक करने के लिए कंट्रोल ई मर्ज कर देंगे, तो अब हमारे पास ये पूरी एक इमेज बन के आ गया। अब इसके ऊपर में हमारा रेक्टेंगुलर टूल लेके, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेके हम इसको यहाँ तक रखेंगे। अभी अगर मैं डिलीट दबाऊंगा कीबोर्ड से तो भीतर का डिलीट हो जाएगा, क्योंकि भीतर का सिलेक्टेड है। अब मुझे इसके बाहर के हिस्से डिलीट करने हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो देखिए बाहर आ गया। अब इसको मैं डिलीट दबा देता हूं, तो कंट्रोल डी करूंगा, तो अब जितना भी है वो सब एक डब्बे के अंदर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे में देखेंगे, तो मैं इसको ग्रे डार्क करके पीछे वाली लेयर पे एक बैकग्राउंड पुट कर दे रहा हूँ। तो मोनोक्रोम में आपके ऊपर है, अब आप रेफरेंसेस लेके भी बना सकते हैं, या फिर आप कुछ अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बस इसका कैच ये होगा कि आपको एक कलर लेना है और उसमें वाइट और ब्लैक ऐड कर करके डेप्थ क्रिएट करनी है। तो जैसे हम कैमरा के पास आते जा रहे थे हम ब्राइट करते जा रहे थे, और जैसे ही कैमरा से दूर जाते जा रहे थे तो उसको डार्क करते जा रहे थे। तो हम -10 वैल्यू कब कर रहे थे, जब हम दूर की हिस्से की चीज़ें बना रहे थे, और +10 कब कर रहे थे, जब हम कैमरा के पास की हिस्से की चीज़ बना रहे थे, राइट। तो इससे हमारा कलर और सेंस ऑफ डेप्थ क्लियर होगा। ड्राइंग करने से आपका इसका और आँखों का कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट एक शॉर्टकट है, मतलब टी शॉर्टकट है इसका, क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोनोक्रोम, ओके। और ये मोनोक्रोम एक्चुअली नीचे आ गया है, तो ये मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ मोनोक्रोम। अब इसको बाहर निकालने के लिए फाइल में जाके सेव एज करना है आपको, और आपकी क्लास में यहाँ लिख ले रहा हूँ, और एक PSD फॉर्मेट सेव करना होगा, PSD फॉर्मेट, और एक PNG फॉर्मेट, या JPEG भी सेव कर सकते हैं आप। ये इसलिए क्योंकि PSD फॉर्मेट सेव करने से हमारे पास लेयर पूरी बची रहेगी। अभी जैसे मैंने मर्ज कर दिया है, मर्ज करने के बाद आप उसको अनमर्ज नहीं कर सकते। तो आपको अगर अनमर्ज नहीं करना है तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और फाइल में जाके सेव एज करके इसको PSD में सेव कर लीजिए, ताकि लेयर्स आपकी बची रहें, ताकि बाद में कोई बदलाव करना हो तो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ JPEG, ये आप मेरे को जब भेजने के लिए जाएंगे तो JPEG फॉर्मेट में सेव कीजिएगा, ताकि आप मेरे को वो भेज सकें, ठीक है। तो आपका मेल ID IMBHATIA, ओके, @gmail.com। दैट्स गुड, इजी टू रिमेंबर है, राइट। आपको मैं ये एक खाली भेज रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा भी आपके पास मेल आ जाएगा cubenom@gmail.com से, और ये जो क्लासेस हैं आपकी ये अपलोड होंगी तो ये उसमें आ जाएगी। तो आपको जिस मेल पे मैंने आपको भेजा है, मतलब क्यूबनॉम पे ही आपको मुझे असाइनमेंट भेजना होगा। तो ये जो फाइल है, ये जहाँ पे भी हमने इसको सेव किया हुआ है, क्विक एक्सेस में हमें मिल जाएगी। तो ये फाइल हमारे पास आ गई है, आपको बस इसको एज इट इज़ मुझे मेल करना रहेगा, ओके। तो
बस मेरे cubenom@gmail.com पे आप इसको मेल कर देंगे, और जो आपका स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप है उसमें भी आप इसको भेज दीजिएगा। जो भी वर्क आप तैयार करते हैं आप उसमें भेज सकते हैं कंप्लीट। ओके, सो वो आपका असाइनमेंट के तौर पे काउंट हो जाता है।